सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है हमारी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी 2017 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, पेपर 2 भी और पेपर 3 भी। अब जिसको नहीं पता पेपर 2 और पेपर 3 क्या है, तो 2017 तक पेपर 2 और पेपर 3 तीन पेपर हुआ करते थे। अब तो 2 पेपर होता है, 1 और 2, लेकिन पहले 3 हुआ करते थे। और पिछले पार्ट में हमने नवंबर 2017 का पेपर 2 कर लिया था, सॉरी। अब हम पेपर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमारे हैं 75 क्वेश्चंस, और कल जो हमने पेपर 2 किया था उसमें थे हमारे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये आपको पता है, यहाँ पे हमने पेपर 2 कर लिया था, 50 क्वेश्चन ही करे थे। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करवाए थे, और हमने 4 ऑप्शन एनालाइज भी किए थे। आज हम करने वाले हैं पेपर 3, जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि ये 75 क्वेश्चन कम से कम 80 मिनट्स में आराम से खत्म हो जाए, और विद एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स पता होने चाहिए वो पता हो जाए, 4 ऑप्शन क्यों गलत है, क्यों सही है, वो सब हम कोशिश करेंगे कि 4 ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करें। और जहाँ पे आपको ट्रिक्स की जरूरत होगी वहाँ पे मैं ट्रिक्स से भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। प्लस हमने 2017 से 2024 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 17 आज खत्म हो जाएगा, और कल से हम यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो हमारा सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी द कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बिकॉज। ठीक है, तो क्लासिकल ट्रेडिशन, जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में जितना भी हम क्लासिकल ट्रेडिशंस पढ़ते हैं, उसमें क्या चीज कॉमन होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो हर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक सेकेंड का पॉज लूंगी। इतनी देर में आप क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, आंसर सोचना है, देन वीडियो रिज्यूम करके मेरा आंसर आपको सुन लेना है विद एक्सप्लेनेशन। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करें, स्पेशली क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े, ठीक है, जो पुराने जितने भी आइडियोलॉजीज वगैरह थिंकर्स थे, तो उन सब में एक चीज कॉमन थी। क्या था उनका? एक स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड जो आर्ग्यूमेंट हुआ करता था वो। जैसे अगर हम आईआर भी पढ़े, तो आईआर में सबसे पहले क्या बात होती है? आइडियलिज्म वगैरह की बात होती है, फिर कहीं जाके बाद में रियलिज्म वगैरह आता है ना। तो जितने भी आइडियलिज्म के थिंकर होंगे वो सेम बात करेंगे। वैसे ही क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में जो लिबरलिज्म आता है, सोशलिज्म आता है, कंजर्वेटिविज्म आता है, कहीं ना कहीं उनका जो मेन एरिया होता है वो स्टेट होता है, या तो स्टेट का इंटरफेरेंस या स्टेट के खिलाफ। राइट, तो उनका जो मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो एक तरीके से रिवॉल्व करता है यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट। सो ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्क्राइब द क्लासिकल ट्रेडिशन एज एपिक थ्योरी। तो किसने क्लासिकल ट्रेडिशन को एपिक थ्योरी बोला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, शेल्डन वॉलिन। तो शेल्डन वॉलिन ने क्लासिकल ट्रेडिशंस जो थे, क्लासिकल ट्रेडिशन, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, ये सब, मार्क्सिज्म, इन सबको एपिक बोला है शेल्डन वॉलिन ने। और एपिक थ्योरी क्यों बोला था? स्पेशली यहाँ पे क्लासिकल ट्रेडिशन में वेस्टर्न ट्रेडिशन की बात हो रही है, तो शेल्डन वॉलिन ये बोलते थे कि सारी थ्योरीज इतनी एपिक हैं कि जितने भी वेस्टर्न ट्रेडिशन में हम पॉलिटिकल फिलोसफी के जितने भी थिंकर्स या फिलोसफीज या आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, उनका एक नेचर ऐसा देखने को हमें मिला कि ज्यादातर जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे या वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, वो एंटी डेमोक्रेटिक थे प्लस एंटी पॉलिटिकल थे इन नेचर। ठीक है, तो एंटी पॉलिटिकल और एंटी डेमोक्रेटिक थे, इसलिए उन्होंने इसको एपिक थ्योरी बोला था। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ आपके कॉन्सेप्ट है, एक तरफ आपके थिंकर्स का नाम है, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेसिट कंसेंट की थ्योरी किसमें पढ़ते हैं हम। तो जॉन लॉक की टेसिट कंसेंट की थ्योरी है। देन सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस हम जेएस मिल में पढ़ते हैं, राइट। और जेएस मिल तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, पर मिल ने किसको क्रिटिसाइज करते हुए दिया था? तो बेंथम ने भी सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस दिए थे, और फिर उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके जेएस मिल ने भी बताया था। तो बी का हो गया हमारा 4, राइट। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी सबको पता है, इसाया बर्लिन ने 2 कांसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी दिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो ये ठीक है। एंड देन वेल ऑर्डर सोसाइटी। वेल ऑर्डर सोसाइटी जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, और जॉन रॉल्स जो है वो अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट के लिए, जस्टिस एज फेयरनेस के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो वेल ऑर्डर सोसाइटी की बात करते हैं, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। तो ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो वेल ऑर्डर सोसाइटी जॉन रॉल्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि पहले की टैसिट कंसेंट क्या होता है। आपको बाकी 3 तो ऑलमोस्ट पता ही होंगे क्या होता है। टैसिट कंसेंट जो जॉन लॉक का कंसेप्ट है, आपको पता है जॉन लॉक 3 राइट्स की बात करता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एलएलपी। ठीक है, इसके बाद जॉन लॉक करते हैं। तो टैसिट कंसेंट की क्या बात होती है? जॉन लॉक बोलते हैं कि
जब इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी मर्जी से गवर्नमेंट की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, कंसेंट देना मतलब क्या, एक्सेप्ट कर लेना। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को जब इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, और जो सरकार उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है उसका वो मतलब उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका भी फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टैसिट कंसेंट। की इंडिविजुअल जब खुद कंसेंट देगा कि हाँ आओ हमें रूल करो, तब वो टैसिट कंसेंट होगा और तभी हम उस अथॉरिटी को मानेंगे, ऐसा जॉन लॉक ने बोला था। सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग मतलब जो सिर्फ आपको हार्म करे या आपके भले और बुरे के लिए हो। जैसे आपने आज कोई करियर में कोई डिसीजन लिया कि मेरे को कल आईएएस बनना है या मुझे कल डॉक्टर बनना है या प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आपने ये डिसीजंस लिए, तो ये आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। इन डिसीजन से किसी और को नुकसान नहीं होगा। अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या, अदर रिगार्डिंग एक्शंस मतलब जिसका आपके डिसीजन की वजह से किसी सामने वाले को कुछ नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो हार्म प्रिंसिपल का भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर आपके डिसीजन से किसी को फायदा हो रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके डिसीजन से सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शंस होंगे, और अदर रिगार्डिंग एक्शन में जो है स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल किया और आप मर्डर करने जा रहे हो किसी का, तो ये तो गलत है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ आप, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके पास राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी है, दूसरे पर्सन के पास भी राइट टू लाइफ और लिबर्टी है, तो आप उसका मर्डर नहीं कर सकते या चोरी कर सकते। तो ये थे, ये जॉन लॉक ने दिए, सॉरी बेंथम ने दिए थे, और बेंथम ने वो ही बाद में ये जो कॉन्सेप्ट जेएस मिल ने भी समझाया था, बेंथम का ये कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी भी बता ही देती हूँ एक बार। नेगेटिव मतलब स्टेट के लिए नेगेटिव, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और पॉजिटिव मतलब स्टेट के लिए पॉजिटिव मतलब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। ये छोटी सी ट्रिक है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताई है, शॉर्ट्स वगैरह में भी बताया है, तो एक बार मैंने यहाँ पे फिर से बता दिया। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी मिल जाएंगे जितने मैंने अभी कराए, ठीक है। अब चलते हैं ये वाले, देखो आपके पास हिंदी में भी है सारा मैथ्स द फॉलोइंग वगैरह, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। सो अब आगे बात करते हैं तो इंग्लिश के पोर्शन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही आपको पहले तीन चार क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, फिर तीन चार फिर से हिंदी में मिलेंगे, ऐसे ही, ठीक है। Who feared that Marx's dictatorship of the proletariat would become dictatorship on the proletariat? किसको ये डर था कि अगर जो प्लोरिटेट्स के पास, जो यानी कि जो वर्किंग क्लास है, वो अगर डिक्टेटरशिप आ गई, अगर वर्किंग क्लास ने रेवोल्यूशन किया, क्लास स्ट्रगल की और वो जीत गए, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्लोरिटेट है, वर्किंग क्लास है, वो डिक्टेटर बन जाएंगे, वो पावर में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे आना चाहिए था वैसे बुर्जुआ चीज आएगा या फिर ऐसा कुछ आना था, यहाँ पे आई गेस स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। अच्छा नहीं, से यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, मेरे को लगा यहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, प्रीपोजिशन का फर्क है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेट एक टाइम ऐसा होगा वो डिक्टेटरशिप ऑन द प्लोरिटेट बन जाएगी, यानी कि जो डिक्टेटरशिप जिनके पास है आई है उन प्लोरिटेट्स के पास, वो अपने से फिर से नीचे वाले लोगों को क्या करने लगेंगे, एक्सप्लॉइट करने लगेंगे और उन पे वो शासन करने लगेंगे। जैसे अभी तक बुर्जुआजी प्लोरिटेट पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फिर जब प्लोरिटेट के पास पावर आएगी, प्लोरिटेट अपने से नीचे वालों को क्या करने लगेंगे, एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, ठीक है। तो प्लोरिटेट ही प्लोरिटेट को फिर एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। इसलिए जैसे होता है ना कि सास भी कभी बहू थी, तो जब सास ने अपनी बहू को इतनी प्रताड़नाएं दी, ठीक है, एक्सप्लॉइट किया, तो जब बहू आगे चल के सास बनेगी तो वो भी अपनी बहू को क्या करेगी, एक्सप्लॉइट करेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये जो इस बात का डर किसको था और किसने ये स्टेटमेंट बोली थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिखाइल बाकुनिन, ठीक है। और यहीं पे आप एक और थिंग का भी याद रख लो, जॉर्ज ऑरवेल। तो सेम व्यू जो था जॉर्ज ऑरवेल का भी था, जैसे अभी इस बार बाकुनिन आया है, बाकुनिन की जगह अगर जॉर्ज ऑरवेल लिखा हो तो तब भी उन्होंने, मतलब बाकुनिन और जॉर्ज ऑरवेल ने दोनों ने एक ये वाली स्टेटमेंट एक साथ मिलकर ही दी थी, ठीक है, उन दोनों का सेम व्यू पॉइंट था। तो ये दोनों आपको याद रखते हैं। असर्शन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर पीडीएफ है, आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, नहीं समझ आए तो मेरे बस आवाज पे फोकस करना। इसके बाद तो मैंने आपके लिए पीडीएफ बहुत सही बनाया हुआ है, बस यही लास्ट वाला पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रॉल्स थ्योरी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर्स, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। अब आपको पता है कि जो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें उन्होंने प्रोसीजरल जस्टिस की बात की है कि हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जस्टिस के प्रिंसिपल्स तक पहुंचने के लिए। अगर हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब हम जो जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो फेयर प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर उन्होंने क्या बताया था कि सबको व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर रख देते हैं, फिर सबको डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल्स आएंगे अपॉर्चुनिटी आउटकम ऐसे करके, ठीक है, फिर तब वो प्रिंसिपल्स जस्ट माने जाएंगे। तो पूरा उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर्स बताए थे, और इसको ये असर्शन ये बोल रहा है
कि ये जो है सोशल जस्टिस को भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ही बनाए जा रहे हैं ना इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो ये सोशल जस्टिस में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज रीजन ये कहता है ही इज कैटेगोरिकल दैट देयर इज अ नीड फॉर रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्चर्स फ्रॉम इक्वालिटी। और रॉल्स ने ऐसा क्यों किया था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर्स दिए थे या स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर की बात की थी, वो इसलिए क्योंकि वो ऐसा मानते थे ही, यानी कि यहाँ पे जॉन रॉल ऐसा मानते थे कि हमें अगर किसी भी तरीके की इक्वालिटी से अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि डिपार्चर हो रहा है, अगर डिपार्चर फ्रॉम इक्वालिटी का मतलब है कि इनइक्वालिटी अगर आ रही है, ठीक है, तो हमें वो सारी जो अजम्पशंस है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी जिससे फ्यूचर में इनइक्वालिटी आए, ठीक है, तो हमें उससे क्या करना है, दूर रहना है, और इसलिए उसको वो अपने सारे प्रोसीजर को रैशनली जस्टिफाई करते हैं। तो ये इसका ये हो गया असर्शन, ये हो गया रीजन। और अगर हम बिकॉज लगा के देखें कि क्योंकि उन्होंने इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर दिए थे ताकि किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी ना बचे, रैशनल जस्टिफिकेशन दे पाए, क्योंकि हमें रैशनल जस्टिफिकेशन की जरूरत है इक्वालिटी से भटकने से पहले, ठीक है, डिपार्चर मतलब दूर जाना, इक्वालिटी से हमें दूर नहीं जाना, भटकना नहीं है, हमें इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस नहीं करना। तो क्या इसलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर्स दिए थे? तो यस, इसलिए ही दिए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्जेंस थ्योरी किसके कन्वर्जेंस की बात करती है? कन्वर्ज करना क्या होता है, मतलब एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, और आपस में आके दोनों कन्वर्ज हो गए, या बोल लो इंटीग्रेट हो गए। तो कौन सी दो थ्योरीज आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, कौन सी दो चीजें? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक तरफ आ रहा है हमारा एडवांस कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ हमारा आ रहा है सोशलिज्म। जब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे के पास आते जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कन्वर्जेंस आ जाएगा। जैसे इंडिया में कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, मिक्स्ड डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया, तो इसी को हम कन्वर्जेंस थ्योरी बोलते हैं। तो क्या कन्वर्ज हो रहा है? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कन्वर्जेंस हो रहा है, बस इतना ही याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे असर्शन लिखा है कि लेनिन रेवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर इज लाइक अ कूप एंड नेगेशन ऑफ मार्क्सिज्म। सो बेसिकली असर्शन ये कह रहा है कि जो लेनिन थे उन्होंने पावर को रेवोल्यूशनरी तरीके से एक्वायर किया था, कैप्चर किया था। सीजर क्या होता है? कैप्चर करना, ठीक है। तो उन्होंने पावर कैप्चर जो की थी ना वी.आई. लेनिन ने, वो एक तरीके का कूप था। कूप क्या होता है? जब कि आप सडन ओवरथ्रो कर दो किसी सरकार का, ठीक है, और खुद सत्ता हड़प लो, ठीक है, तो वो होता है कूप, या जिसको हम कूप भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये उनका जो रेवोल्यूशन था वो एक तरीके का कूप था, जिसमें उन्होंने मार्क्सिज्म को निग्लेक्ट किया था, या बोल लो रिजेक्ट किया था, या अपोज किया था। क्या ऐसा था? वी.आई. लेनिन ने ऐसे किया था। तो यस, असर्शन इज राइट। देन रीजन लिखा है मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। क्योंकि जो मार्क्स थे उनको लगता था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पावर को आसानी से पीसफुली कैप्चर कर लेगी। तो क्या आप खुद सोचो, मार्क्स की कौन सी थ्योरी है? मार्क्स की रेवोल्यूशनरी थ्योरी है। तो वो तो कहती है कि रेवोल्यूशन करो, प्रोटेस्ट करो, क्लास स्ट्रगल करो। तो वो कहीं पे भी तो ये नहीं बोलती कि हमें पीसफुली करना है काम, वो तो वर्किंग क्लास को बोलती है बल्कि सारे एक साथ आ जाओ और लड़ो इन बुर्जुआजीज के अगेंस्ट। तो ये इसका रीजन तो नहीं हो सकता, प्लस रीजन तो छोड़ो, ये ऑप्शन ही गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जो माओ जेडोंग है, जो आप डब्ल्यूपीटी के थिंकर हैं, इनका जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है उसमें उनका रेवोल्यूशनरी रोल किस चीज को लेकर है? प्रोलेटेरिएट इंटेलिजेंस, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड पीजेंट्री, या फिर सिर्फ पीजेंट्री? तो उन्होंने किसकी बात की थी कि कौन रेवोल्यूशन लेकर आएगा माओ जेडोंग के अकॉर्डिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑब्वियसली पीजेंट्स। पीजेंट्स के ऊपर वो पूरा फोकस करते हैं, तो पीजेंट्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब माओ जेडोंग की जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वैसे अब यहाँ पे बस पीजेंट्री याद रखो, और भी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आगे अगले लेक्चर्स में, जब इससे डब्ल्यूपीटी के, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हु क्वेश्चन द व्यू दैट लॉक वाज अ डिफेंडर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन? तो जो जॉन लॉक है, हमें पता है कि जॉन लॉक को सब बोलते हैं कि उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन के टाइम के थिंकर है, उन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन के फेवर में बोला है, मतलब डिफेंड किया है। लेकिन ये जो व्यू पॉइंट था, एक ऐसा पर्सन था उसने इस चीज पे सवाल उठाए, इस जो व्यू पॉइंट था लोगों का ऐसा सोचना, उसको चैलेंज किया। वो कौन था जिसने चैलेंज किया कि भाई जॉन लॉक जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के डिफेंडर नहीं है? किसने बोला था ऐसा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एशक्राफ्ट, ठीक है। तो उन्होंने ऐश करी, इतनी ऐश करी, और वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जॉन लॉक को क्वेश्चन करने लगे, चैलेंज करने लगे। ऐसे छोटा सा कोई ट्रिक अजीब सा एशक्राफ्ट है, बस इतना याद रखो। सो बेसिकली जो एशक्राफ्ट थे वो राइटिस्ट थे, और राइटिस्ट और
लेफ्टिस्ट के बीच में अलग अलग डिबेट चलती रहती थी। लेफ्टिस्ट बोलते थे कि जॉन लॉक जो है डिफेंडर है क्लूरिस्ट रेवोल्यूशन के, राइटिस्ट बोलते थे कि नहीं वो डिफेंडर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें मैक पियर्सन की, यहाँ पे मैक पियर्सन ऑप्शन में है, तो मैक पियर्सन जो है वो लेफ्टिस्ट थे। ठीक है, और ज़्यादातर जो लेफ्टिस्ट थे उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, एक आप लाइन भी याद रख सकते हो कि वो कौन थे, अपोलॉजिस्ट, जॉन लॉक के लिए बोला जा रहा है अपोलॉजिस्ट एंड अ थ्योरिस्ट ऑफ बुर्जुआजीज सोसाइटी। तो बुर्जुआजीज की स्पेलिंग आप देख लेना, यही है शायद, तो बुर्जुआजीज सोसाइटी। तो ये अगर कभी ये कोट आ जाए, ये किसने बोला है, तो आपको याद रखना है लेफ्टिस्ट बोलते थे और यहाँ पे मैक पियर्सन है लेफ्टिस्ट, तो मैक पियर्सन बोलते थे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि अपोलॉजिस्ट क्या होता है, कि जो माफी मांगता है, नहीं। अपोलॉजिस्ट का यहाँ पे मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज को फेवर कर रहा है या फिर डिफेंड कर रहा है। तो ऐसे कुछ लोग मानते हैं कि जो जॉन लॉक है वो बुर्जुआजी सोसाइटी को फेवर करते थे, उसी को डिफेंड करते थे। कौन? जॉन लॉक। तो ये भी याद रखना, और इसलिए इनको जॉन लॉक को यूटिलिटेरियन थिंकर भी बोला जाता है, प्लस इनको ये भी बोला जाता है कि ये मार्क्सिज्म या बुर्जुआजी सोसाइटी के फेवर में थे। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में आए तो आप गलत मार्क मत करना, ये भी सही है। देन विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कंप्लीटली, किसने एरिस्टोटल को सब कुछ, सारी थ्योरी को सब कुछ नकार दिया था, कुछ नहीं माना था। कौन थे ऐसे थिंकर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स का जो एरिस्टोटल का जो पॉलिस का आइडिया था, जो फ्रेंडशिप का आइडिया था, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एग्रीमेंट्स का जो एरिस्टोटल का आइडिया था, डेमोक्रेसी का आइडिया था, सबको हॉब्स ने रिजेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसे जो एरिस्टोटल का पॉलिस का आइडिया था, राइट, तो उसमें क्या बोलते थे एरिस्टोटल, कि ये जो है पॉलिस जो होता है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, वो किस पे बेस्ड होती है? हमारे वॉलेंट्री एग्रीमेंट्स पे, हम अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे और कस्टम्स पे, वॉलेंट्री एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कस्टम्स। तो ये ऐसा पॉलिस में एरिस्टोटल ये आइडिया देते हैं। तो यही जो आइडिया है एरिस्टोटल का, वो थॉमस हॉब रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वॉलेंट्री उस एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है, वो इनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि हम अब अपने मतलब बिना मर्जी के हमें एक ऐसा, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर इतना खराब है ना, कि हमें बिना मर्जी के इनवॉलेंट्री हमें अपनी सारी जो फ्रीडम है वो किसको देनी पड़ती है? सॉवरेन को, यानी कि लेवियाथन को देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमको सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहिए, हमें अपनी लाइफ को बचाना है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी अपनी फ्रीडम को सॉवरेन के हाथ में सौंपना पड़ता है, प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 11, किसने रूसो को टोटलिटेरियन डेमोक्रेट बोला था? तो सिंपल, जैकब टेलमैन ने बोला था। तो जैकब टेलमैन याद रखना आपको, टेल से टोटलिटेरियन, ठीक है, दोनों में टॉल टोटलिटेरियन ऐसे एल आ रहा है, तो टोटलिटेरियन टेलमैन ने बोला है। किसको बोला है? रूसो को। रूसो को क्या बोला है? टोटलिटेरियन डेमोक्रेट। ये याद रखना है, इसका किसने किसको क्या बोला, ये उसमें से आ सकता है। देन फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स, तो पावर नॉट राइट इज द फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स। तो वो पावर का जो हॉब्स का कॉन्सेप्ट है, वो राइट्स को इतना तवज्जो नहीं देते थे, पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे थॉमस हॉब अपनी थ्योरी में, राइट। तो आपको बताना है क्यों। सो पावर इज अ फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स बिकॉज, वाई पूछा है तो बिकॉज क्यों, इन चारों में से होगा। बिकॉज it is power is difficult to obtain agreement among individuals, because इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के आपस में एग्री करवाना बहुत मुश्किल होता है, कि सारे इंडिविजुअल्स एक ही चीज पे एग्री कर ले, इसलिए वो पावर को अपना फोकल पॉइंट लेकर चलते हैं, ना कि राइट्स को। अगर राइट्स की बात करते तो सारे इंडिविजुअल की राइट्स की बात करनी पड़ती, लेकिन पावर उन्होंने सॉवरेन को दी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की, पेरिस पेनिस्ट्रेट, स्टार्स कैपिटल, 18 ब्रूमायर ऑफ, लुइस बोनापार्ट, ये सारी कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स और क्रिटिक्स ऑफ कोथा प्रोग्राम। कार्ल मार्क्स की मैंने ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है 5-10 मिनट का, जिसमें मैंने आपको सारी बुक्स क्रोनोलॉजी में और कहानी के साथ याद कराई हैं, तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। सो कौन सी जो राइटिंग्स है किसके बारे में, किसमें क्या आइडिया दिया है, वो बताना है आपको। तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स किसके, उसकी जो मेन थीम है वो क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, इसको याद रखना। वैसे तो मैंने वीडियो में भी बता दिया था ये सारी चीजें। सो करेक्ट आंसर है, आपको पता होगा पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में किस बारे में, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ए का हो गया हमारे 2, देन बी का 3, दास कैपिटल जो है वो सरप्लस वैल्यू, जो दास कैपिटल है उसकी जो मेन थीम है वो है सरप्लस वैल्यू के ऊपर। देन सी का 1, 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो लुइस बोनापार्ट जो है वो बात करते हैं, लुइस बोनापार्ट वाली जो बुक है उनकी, उसमें वो रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट की बात करते हैं।
क्या, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। एंड क्रिटिक ऑफ गौथा प्रोग्राम, तो उसका जो मेन थीम है वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है कि एलिनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसको हम इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, ईपीएम। और सरप्लस वैल्यू, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट हम बहुत बारी पढ़ते हैं, तो इसका भी याद रखो, दास कैपिटल में दिया है। और प्लोरिटेड की डिक्टेटरशिप की बात गौथा प्रोग्राम, और लुइस बोनापार्ट रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 कि मैकियावेली के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला, वो एंशियंट रोम, आइडियलाइज्ड एशियन रोम के टाइम पे लिख रहे होते हैं, उस टाइम की बात करते हैं, तो यस। देन यूज्ड हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन्स फॉर स्टेट क्राफ्ट, तो अपना वो जो स्टेट क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें वो प्रिंस को एडवाइस वगैरह देते हैं कि कैसा स्टेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नीतियाँ कैसी होनी चाहिए। तो इसमें वो हिस्ट्री का बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा होता था, हमको अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, वहां से वो कुछ एडवाइस लेकर आते हैं। तो ये भी सही है, ए और बी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे प्राइवेट आर्मी की जरूरत होती है एक प्रिंस के लिए, वो प्राइवेट आर्मी की बात तो करते हैं, लेकिन वो क्लोज्ड आर्मी, मतलब जो 2-3 लोग ऐसे होने चाहिए आर्मी में जो एकदम प्रिंस के एकदम लॉयल हो, वो इसकी तो बात करते हैं, पर उसके लिए सक्सेस, प्रिंस की सक्सेस के लिए जरूरी है ऐसा नहीं है। दूसरा, वो रिलीजन को ब्लेम करते हैं इटली के मॉरल रीजनरेशन के लिए, तो नहीं, वो रिलीजन को नहीं, क्रिश्चियनिटी को ब्लेम करते हैं कि क्रिश्चियनिटी की वजह से इटली का मोरल रीजनरेशन हुआ है, ठीक है, तो ये गलत। तो कितनी बार क्वेश्चन आपको आता है कि जो मैकियावेली थे वो रिलीजन के अगेंस्ट थे, तो वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, ये याद रखना, ठीक है। हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब हिमसेल्फ, तो गांधी जी अपने आप को क्या बोलते थे, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। गांधी जी अपने आप को फिलोसफिकल एनार्किस्ट बोलते थे, क्योंकि एक तो वो फिलोसफर थे प्लस वो एनार्किस्ट इसलिए थे क्योंकि वो भी एनार्की में मानते थे कि कोई भी सरकार नहीं होनी चाहिए, स्टेट ही नहीं होनी चाहिए, सरकार गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल कंट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मेथड, तो आपको पता है एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें से क्या सही है, टू क्यों, मतलब जो कंपैरेटिव मेथड में जो एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको बताना है। तो टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, तो क्या उन्होंने उस टाइम के, एरिस्टोटल के टाइम के जो पॉलिटिकल सिस्टम थे उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करते थे, तो उनको स्टडी किया था, ऑब्वियसली उसको स्टडी करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, तो ये सही है। देन ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप एन एम्पेरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो क्योंकि एम्पेरिकल थिंकर थे, ठीक है, ये भी आपको पता है, तो ये भी सही है। साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो आइडियल टाइप थे नहीं, आइडियल टाइप तो प्लेटो थे, वो तो रियलिस्टिक थे, एरिस्टोटल तो रियलिज्म के थिंकर है, रियलिज्म था इसलिए तो उसमें एम्पेरिकल स्टडी करते हैं, साइंटिफिक बातों में मानते हैं वो, तो सी गलत। टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन प्रैक्टिस, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तो आइडियलिस्टिक थिंकर अप्लाई करता है, ठीक है, पर ये रियलिस्ट थे, तो ये भी गलत। सो ए और बी विल बी द राइट आंसर। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच के बारे में किस किसको पता है, तो वो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि इंडिविजुअल्स पे, तो हमें आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें पता है। आगे एक बारी और देख लेते हैं, ताकि अगली बारी इनमें से कोई ऑप्शन है तो हमें पता हो कि हाँ भाई ये गलत है। बैलेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स, तो क्या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल का बैलेंस बताने की बात करता है, नहीं, वो इंडिविजुअल से ज्यादा इंस्टीट्यूशन को फोकस करता है, ठीक है। फिर देन ग्रुप थ्योरी भी नहीं है, ग्रुप थ्योरी पे फोकस नहीं करता। इकोनॉमिक्स डोमिनेट्स ओवर पॉलिटिक्स, तो ऐसा क्या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म मानता है कि पॉलिटिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स है, तो ऐसा भी वो नहीं मानता। डेविड ईस्टन की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया ड्रास्टिक रिवीजन इन पॉलिटिकल साइंस इन 1969, तो आपको भी पता है कि डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म को ही बदल के पोस्ट बिहेवियरलिज्म में कन्वर्ट किया था और उसको रिवाइज किया था, ठीक है। तो ऐसा कैसे, यहाँ पे बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात हो रही है, तो कैसे रिवाइज किया था, एक एज अ जेन्युइन रेवोल्यूशन, एज अ काउंटर रिफॉर्मेशन, एज अ करेक्शन टू अर्लियर स्टडीज, या एज अ abandoning his own earlier research, अपनी पुरानी खुद की रिसर्च को ही खारिज कर देना। So the correct answer is option number 2, genuine revolution। तो इन्होंने इसको क्या बोला था, तो ये कीवर्ड है किससे, डेविड ईस्टन से रिलेटेड। तो ऐसे याद कर लो कि जो डेविड ईस्टन है वो बहुत जेन्युइन बंदे थे, ठीक है, जेन्युइन इंसान थे, तो वो जेन्युइन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ये बस ट्रिक कैसे, ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं समझने वाला, बाकी हमारे पास फिर हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन से थिंकर जो है लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं या उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन है, इकोनॉमिस्ट कौन है इसमें से, वो है हमारे एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें मैंने आपको याद भी कराया था, क्लासी सा लैब है, क्लासी लैब, जिसमें हमारे थे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, और क्लासी क्यों है, क्योंकि ये क्लासिकल लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं। तो
एडम स्मिथ को मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल इकोनॉमी का फादर, तो एडम स्मिथ हो गए और लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। What has mainly accounted for the evolution of unwritten constitution of Great Britain? तो आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, यानी कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो उसका जो था उससे क्या रिलेटेड स्टेटमेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड, स्पेशली उसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है, कि ऐसा क्या हुआ कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अनरिटन था, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन लॉ ट्रेडिशन इन ब्रिटेन, क्योंकि उनका एक ट्रेडिशन ही चलता आ रहा था हमेशा से ब्रिटेन का, कि उनका हमेशा से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही रहा है, इसलिए अपने ट्रेडिशन की खातिर उनका जो ग्रेट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। बाकी ये तीनों आप पढ़ सकते हो, गलत स्टेटमेंट है, लेकिन आपको गलत स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए कि अगली बार पेपर में आ जाए तो आपको पता हो कि हाँ भाई गलत है, ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव दैट द किंग कैन डू नो रॉन्ग, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि जो किंग है वो गलत नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया कि अनरिटन कर देते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। देन द ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग कंटिन्यूटी एंड चेंज पीसफुली, तो किसी का पीसफुली चेंजेस लेकर आना है, जरूरी नहीं है कि वहां पे पीसफुली चेंजेस आ रहे हैं तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो ये भी गलत। द ब्रिटिश एक्सेप्टेंस ऑफ कन्वेंशन एज सेक्रेड एज लॉ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो कन्वेंशन को लॉ जितना ही सेक्रेड मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसकी वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता, तो तीनों गलत और चौथा वाला सही था। इन विच कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड, तो ये एक तो पहले ये स्लोगन याद रख लो, या जो फ्रेज है ये याद रख लो, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। तो जो ऐसी प्रैक्टिस है वो की जाती है हमारे यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में ये प्रैक्टिस होती है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, याद रखना अगली बार से। द सुप्रीम कोर्ट राइट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का राइट है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने इंडिया ने कहाँ से लिया था, या फिर सबसे पहले कहाँ पे आया था। सो आपको भी पता है सबसे पुराना जो जुडिशरी है या जुडिशियल रिव्यू, जितने भी कोर्ट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा यूएसए का है, तो यूएसए से हमने भी लिया था, तो यूएसए का सबसे पुराना जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है 22 का ए। 23 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन राइट्स हैव डेवलप्ड बाय सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे जुडिशरी के इंटरवेंशन की वजह से, जुडिशरी के मतलब देख रेख की वजह से या उनके इंटरफेयर करने की वजह से वहां पे इंडिविजुअल को सिटीजन राइट्स मिले थे, अगर जुडिशरी नहीं होती तो वहां के सिटीजन्स को राइट्स मिल भी नहीं पाते। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है सेम ऑप्शन नंबर 3 यूएसए, ठीक है। सो अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। सो एक तरफ इलेक्टोरल सिस्टम है, एक तरफ आपकी कंट्री से बताना है कौन सी कंट्री में कौन सा सिस्टम प्रैक्टिस होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एफपीटीपी सिस्टम जो है हमारा यूएसए का है। सेकेंड बैलेट सिस्टम हमारा है यहाँ पे फ्रांस का, ठीक है। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम सबको पता है, ए से अल्टरनेटिव, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम किसका हो गया, ऑस्ट्रेलिया का। एंड देन एडिशनल मेंबर सिस्टम, एडिशनल मेंबर सिस्टम किसका है, जर्मनी का, तो जर्मनी का जो हिटलर है वो बोलता है कि एक और मेंबर मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐसा याद रख लो, मतलब ट्रिक है याद कराने के लिए, तो जर्मनी का एडिशनल मेंबर सिस्टम। सो इस क्वेश्चन से आपको रखना है कि कौन सी कंट्री में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारी कंट्रीज, बस कुछ कुछ कंट्रीज जो मेन कंट्रीज है जो पेपर में आई हुई है वहां से। Now question number 25, assertion reasoning. The theories of development of 1950s like behavioralism could never develop an universally accepted paradigm. ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी जब हमने PYQ सॉल्व किए थे 2017 के। So behavioralism को ना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, बहुत जल्दी, जो मैंने आपको कल भी बताया था behavioralism बहुत शॉर्ट लिव्ड, कि वो ज्यादा समय तक के लिए टिक नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ था, बिकॉज दे वर लोकली डेटेड, क्योंकि वो लोकली डेटेड था, इसलिए they originated during the Cold War period and consequently biased, और क्योंकि ये कोल्ड वार पीरियड के टाइम पे ओरिजिनेट हुआ था और ये बायस था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो लोकली रेटेड था, मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित था, और उसके अलावा ये कोल्ड वार के टाइम पे था, और इसलिए और ये बायस भी था, इसकी वजह से ये जो हम बोल सकते हैं कि वो कभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हो पाया बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट। देन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डील्स विद, सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसके बारे में है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज, तो मैं जो पॉलिटिकल आइडियाज को जो प्रोसेस है फॉर्मुलेट करने का उसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 1। सो बेसिकली क्या होता है, एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने पॉलिटिक्स को समझ पाते हैं, पॉलिटिकल जो वैल्यूज हैं उनको एक्वायर कर पाते हैं,
इसी के अंदर हमारा फैमिली आ जाती है, एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, हेल्थ वाला सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इसी के अंडर आता है। इसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बोलते हैं और इसी की वजह से हमारे पॉलिटिकल आइडियाज भी बिल्ड होते हैं कि पॉलिटिक्स होती क्या है, पॉलिटिकल वैल्यूज क्या होती है, वो सब हमें पॉलिटिकल सोशलाइज होने की वजह से पता चलता है। सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर वॉज एसोसिएटेड विद, सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर कौन से रिजीम से एसोसिएटेड है। अब ये क्वेश्चन आपका आया है एल्मंड एंड वर्बा से, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। एल्मंड एंड वर्बा ने जो पॉलिटिकल कल्चर बताए थे, 3 पॉलिटिकल कल्चर बताए थे उन्होंने। एक होता है पैरोकियल, ठीक है, जिसमें लोगों को नहीं पता होता सरकार के बारे में, कुछ भी नहीं पता होता, इनएक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें कि लोगों को पता तो होता है कि सरकार में क्या चल रहा है, पर उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और तीसरा होता है हमारा पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। तो उसी में से, इन तीनों में से यहाँ पे बात हो रही है सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर की, ठीक है। तो इसमें से क्या, कहाँ पे ये फॉलो होता है, तो उन्होंने जब वो तीनों कल्चर को समझा रहे थे तो तीनों कल्चर में अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें से सब्जेक्ट वाले में किसका एग्जाम्पल दिया था, तो वो थे अर्चवाइल कम्युनिस्ट रिजीम्स। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब जैसे जो पैरोकियल कल्चर है उसमें वो बताते हैं, आप एक सेकेंड हम कलर चेंज करें अगर, सो पैरोकियल कल्चर में बताते हैं कि मेक्सिको का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट पैरोकियल कल्चर बोल लो या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर आना चाहिए यहाँ पे, तो वैसे पार्टिसिपेटरी की जगह मेरे हिसाब से। और तो यहाँ पे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में उन्होंने कम्युनिस्ट रिजाइम्स का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि यहाँ पे जर्मनी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। एंड देन पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर में उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, यूके एंड यूके का एग्जाम्पल दिया था। तो ये याद रखना, कंट्रीज भी याद रख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। देखने में ये इजी क्वेश्चन है, पर सच्ची बताओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, पहले पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज अबाउट डाइवर्सिटी एंड कन्फ्लिक्ट एंड द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज स्कार्सिटी। ये जो लाइन है ये किसने बोली है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें डाइवर्सिटी भी होती है, पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, जो कि सिर्फ पावर से ही सॉल्व हो सकते हैं। पावर कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और पावर के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। और इसमें क्या है, स्कार्सिटी देखने को मिलती है, मतलब कि जो रिसोर्सेज है वो तो स्कार्स है, मतलब रिसोर्सेज भरपूर नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज क्या है, कम मात्रा में है। लेकिन जो नीड्स है हमारी हमारी जो डिजायर्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म ही नहीं होती, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है और इसको हम पावर के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स एज पावर का कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। अब आपको मैंने हिंट दे दी, पॉलिटिक्स एज पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था इनमें से, और उसी में उन्होंने ये बात समझाई थी। तो द करेक्ट आंसर इज हेरोल्ड जे लासवेल, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इनकी जो बुक है बहुत फेमस बुक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती है कभी। पॉलिटिक्स, देन हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये बुक है इनकी, ये बेस्ट ऑफ फॉलोइंग में वाली बुक आ भी रखी है। ज्यादातर इसका सबटाइटल पूछा जाता है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि किसको कब क्या क्या कैसे मिला, ठीक है। वो वाला जो स्कार्सिटी के बारे में है, लासवेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया, पॉलिटिक्स एज पावर का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ये बात बोली थी उन्होंने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हंटिंगटन। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, रेड कलर। हंटिंगटन ने क्रिटिसाइज किया था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। तो सबसे पहली बात तो आप यही यहाँ पे ही याद रख लो, इससे आपके हंटिंगटन के ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हंटिंगटन से। अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है ना कि हंटिंगटन ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, तो पहला फैक्ट हमें क्या याद रखना है कि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के वो अगेंस्ट थे, क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। और उनकी जो फेमस बुक है आपको भी पता है, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, वो है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। दूसरा, ये इनकी बुक का नाम याद रख लो। तीसरा, नॉट पूछा है इनमें से क्या बात नहीं की थी। तो ये क्वेश्चन अच्छा कैसे हुआ, एक तो हमें 3 चीजें पता चल जाएगी हंटिंगटन के बारे में, और एक गलत है वो तो हमें वैसे भी याद नहीं रखनी। सो बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को हंटिंगटन ने क्यों क्रिटिसाइज किया था, ऐसा क्या था कि जिसने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में हमने नहीं पता किया था उसमें। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में एक तो बेस और सुपर स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताया गया था, तो ये तो सही है। दूसरा, तो क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का पार्ट है। देन ओवर डेवलप्ड नेचर ऑफ मॉडर्नाइजिंग नेशन, इसको भी वो टैकल करते हैं ये थ्योरीज, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से हंटिंगटन ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, वो था ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ सेवरल कंपीटिंग वैल्यू सिस्टम और कल्चर्स इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो वो बोलते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ना, वो कभी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी के कल्चर, उसके वैल्यू सिस्टम की बात ही नहीं करती है, वो सिर्फ मॉडर्न बने रहने की बात करती है, इसलिए हंटिंगटन उसको क्रिटिसाइज करते हैं।
और एक और बात, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि जैसे मॉडर्नाइज होंगे तो हमारी कंट्री डेवलप भी होगी, इसके भी वो खिलाफ तो नहीं थे, उसको ये जो व्यू पॉइंट थे वो क्रिटिसाइज भी करते थे कि लोग जो बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा तो डेवलपमेंट आएगा, ये चीज भी वो नहीं मानते थे। तो ये कुछ बातें हो गई। देन यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस। अब आपको बताना है कि इसमें से एलिटिज्म की जो थ्योरी है, एलिट डेमोक्रेसी या एलिट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उसमें उनके ये सारे थिंकर्स आपने पढ़े होंगे सबके, पैरेटो, मॉस्का, मिल्स। जे यहाँ पे कौन से मिल्स की बात हो रही है? जेएस मिल की बात नहीं हो रही, सी राइट मिल्स की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये बर्नम, ठीक है, जेम्स बर्नम। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने इकोनॉमिक अप्रोच दिया है एलिटिज्म का। इकोनॉमिक अप्रोच में मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मैनेजरियल रेवोल्यूशन की बात की थी, ये हिंट है। अब आप सोचो क्या आंसर होगा, मैनेजरियल रेवोल्यूशन किसका है? तो जेम्स बर्नम का है। तो जेम्स बर्नम ने इकोनॉमिक अप्रोच दिया था टू एलिटिज्म, ठीक है। बाकी मॉस्का वगैरह का, सी राइट मिल्स और पैरेटो का आपको सबको याद रखना है। फिर रॉबर्ट मिशेल्स है, इनकी सारी बुक्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू whom द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन aimed at ट्राइपेट्राइट गोल ऑफ नेशनल यूनिटी। किसके अकॉर्डिंग? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 गोल्स है, ट्राइपेट्राइट मतलब 3 गोल्स। पहला गोल है नेशनल यूनिटी, दूसरा गोल है डेमोक्रेसी, तीसरा है हमारा सोशल रेवोल्यूशन। और ये 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड्स है इंटरवोवन इनटू अ सीमलेस वेब। और ये तीनों ऐसी चीजें है ना कि इनको कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ये एक वेब है, एक जाला बना हुआ है जिसमें तीनों चीजें एग्जिस्ट करती है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। क्या क्या चीजें? यूनिटी, डेमोक्रेसी और सोशल रेवोल्यूशन, ये तीनों आपस में एक सीमलेस वेब की तरह है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोली है? पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना, तो सिर्फ सीमलेस वेब किसने बोला है उतना भी अगर कीवर्ड याद रखोगे और इसको याद रखना। ये है हमारे ग्रैनवेल ऑस्टिन। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन ने सीमलेस वेब बोला है, बस इतना याद रखो, सीमलेस वेब। और किसको बोला है? तो बस 3 चीजें अगर आपसे कभी जैसे अब सीमलेस वेब पूछ लिया, अगली बार से हो सकता है 3 ट्राइपेट्राइट गोल्स जो है वो पूछ लेगी, कौन से 3 गोल्स थे, और चौथा गोल दे दिया अलग सा कुछ और, ठीक है, और फ्रेटर्निटी दे दिया मान लो, और आपको ऑड वन आउट के लिए पूछ लिया कि इनमें से क्या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए यूनिटी, डेमोक्रेसी और सोशल रेवोल्यूशन, ये 3 ट्राइपेट्राइट गोल्स है ग्रैनवेल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से क्या ऐसा है विद इन द एम्बिट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जिसपे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पुट बाय द स्टेट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या चीज आती है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको बताना है कि आर्टिकल 19 का क्या क्या ये सब आर्टिकल्स कौन से है, सब क्लॉजेस कौन से हैं। So the correct answer is option number 4 ABCD। चारों ही आर्टिकल 19 का पार्ट है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिसेंसी और मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वैसे आपको पता होगा आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स आते हैं, तो वो भी आपको 6 के 6 राइट्स याद रखने हैं। कि पहले जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, देन हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी असेंबली बना सकते हैं, तो पीसफुल असेंबली वाला पॉइंट, ठीक है, लेकिन विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबल हो सकता है लेकिन बिना आर्म्स के। देन ये हो गया, ये हो गया, और एक और मैंने मतलब पूरी कहानी से आपको ये याद भी कराया था एक लेक्चर में, अभी मैं भूल गई हूँ। कौन सा लेक्चर था वो? राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है हमारे पास, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए हम एक असेंबली तैयार करेंगे और वहाँ पे पीसफुली एक दूसरे से बात करेंगे। अब हमने असेंबल हुए, एक साथ बात करी, फिर हमने असेंबल के बाद क्या करा, एक एसोसिएशन बनाई, तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आ जाएगा थर्ड। देन फोर्थ, हमने एसोसिएशन बना ली, एसोसिएशन बनाने के बाद हमने सोचा चलो अब घूमने निकलते हैं, हमारी एसोसिएशन बन चुकी है, अब हम क्या करेंगे, घूमने जाएंगे। तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कंट्री में हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। देन पांचवा हमने बोला था कि चलो अब गए हैं दूसरी कंट्री में घूमने, तो वहां पे रहेंगे भी, तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल, ठीक है, वहां पे जाके हम घूमने गए दूसरी टेरिटरी में, इंडिया की ही टेरिटरी में, तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल होंगे। अब सेटल हो गए हम वहां पे जाके, अब फिर हम क्या करेंगे, अपने लिए जॉब ढूंढेंगे, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि वहां पे बिना पैसे के अपनी जिंदगी कट जाएगी, तो क्या होगा, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन करेंगे, कोई भी प्रोफेशन ढूंढेंगे ताकि हमें जॉब मिले, प्रोफेशन ढूंढेंगे और ताकि हम अपना रहन सहन चला सके, ठीक है। तो राइट टू प्रोफेशन और कैरी ऑक्यूपेशन, या फिर एक और वर्ड आता है यहाँ पे ट्रेड, बिजनेस, ये सारी चीजें 6th में आती है। तो 6 राइट्स हो गए, उसके अंदर कुछ सब क्लॉसेस है। वैसे तो हर आर्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ क्लॉसेस होते हैं, पिछली बार 21 का पूछ लिया था जो हम जनवरी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये एक बार आर्टिकल 19 का पूछ लिया, तो ये चारों याद रख लो बस, ठीक है। और बाकी खुद गूगल कर लेना कि और कौन कौन से होते हैं, बस एक बार ही नजर मार लेना। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 कि एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो कितने टाइम के लिए ऑपरेशन में रहती है।
ठीक है। तो यहाँ पे होगा इनफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि जब तक सारा फाइनेंशियल जो भी जिस चीज की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी लगी, तब तक वो क्राइसिस खत्म नहीं हो जाते, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी। तो इनफिनाइट पीरियड के लिए लगी रहती है, इंडेफिनेटली के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4। जैसे नेशनल इमरजेंसी हर 6 महीने में वापस से क्या करानी पड़ती है आपको, रिन्यू करानी पड़ती है, फिर से वोटिंग करवानी पड़ती है, वैसे इसमें जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो इनफिनाइट टाइम के लिए होती है। 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या सही है। ओके, सो एक सेकेंड। हाँ, सो इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो पीआर सिस्टम से होते हैं विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये सही है। दूसरा, इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें लोकसभा के भी और राज्यसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसका ये भी क्या है हमारा सही है। तो लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड वाले जो इलेक्टेड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं करते। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज हैव नो राइट टू वोट। तो स्टेट असेंबलीज के जो मेंबर है उनके पास राइट टू वोट नहीं होता, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज के मेंबर वोट नहीं करते, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो ये भी सही है। देन ऑप्शन नंबर डी, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हम इसको बोलते हैं, तो ये भी डी भी सही है। तो ए बी सी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे तो यहाँ पे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन लिखा होना चाहिए था, तो हमें ये फोर्थ ऑप्शन लिखा मार्क करना चाहिए, और एनटीए ने ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर की दिया था, तो उसने चेयरमैन और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को सेम ही माना है ऑब्वियसली, तो डी हो गया ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो अगर आपको वैसे तो नहीं पता होगा कि ईयर तो याद होंगे नहीं ऑब्वियसली सबके, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के लिए आपको बस एक स्टोरी से थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CABD। तो सबसे पहले हमारा था ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। पिछली बार आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में मैच द फॉलोइंग किया था कि किस केस में क्या था। तो मैंने आपको बताया था शुक्ला वाला जो केस है वो राइट टू लाइफ के लिए था, राइट, मैं आपको याद होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पहले आएगा, पहले शुक्ला साहब आए, शुक्ला साहब के बाद कौन आते हैं, हमारे शुक्ला साहब मुक्ति मांगते हैं और वो मुक्ति मोर्चा चलाते हैं, तो यूनियन ऑफ इंडिया, फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ठीक है। तो शुक्ला साहब को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, ऐसे याद रखो। फिर उसके बाद बी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर मोर्चा चलाया उन्होंने, तो उसमें मेहता साहब यानी कि तारक मेहता भी जुड़ गए, ऐसा मान लो। फिर MC मेहता हो गया, MC मेहता के बाद बालको। तो MC मेहता जो है सारे बालक, जितने भी बालक होते हैं यानी कि बालक हमारे टप्पू सेना, तो उसको वो बुला लेते हैं। तो बालको एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये हो गया CABD, ठीक है। ये तो अजीब सी ट्रिक थी और जरूरी भी नहीं है कि दोबारा से क्वेश्चन आए और इस क्रोनोलॉजी में आए, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी याद रहेगी और इसकी जगह एक दो ऑप्शन चेंज भी कर देंगे तो आपको एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि पहले क्या क्या हुआ था। 36, इनमें से कौन से फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इवॉल्व फ्रॉम द जजमेंट डिलीवर्ड इन बम्बई केस, SR बम्बई केस में की जजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 356 यानी कि हमारी स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो केस है आपको पता होगा कर्नाटका के CM ने किया था एक तरीके से, जो SR बम्बई थे उन्होंने बोला था कि जब प्रेसिडेंट का जब मन आता है वो कभी भी प्रेसिडेंशियल रूल लगा देता है, स्टेट इमरजेंसी लगा देता है, तो उससे रिलेटेड ये था, ठीक है। तो 36 है ये। इसके पहले तो हम चार ऑप्शन देखते हैं क्या क्या बताया गया है। ये आपके चार ऑप्शन है, वो पॉज करो और आंसर सोचो। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है, द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो पहले तो अगर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा रहा है या प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहा है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, ऐसा नहीं कि जब मन किया लगा दी स्टेट इमरजेंसी। तो ऑप्शन नंबर 1 SR बम्बई केस में ये जजमेंट आई थी कि नहीं आई थी, तो आई थी, तो ए तो ठीक है। देन द स्टेट असेंबली शुड नॉट डिसॉल्व इमीडिएटली आफ्टर इशूइंग प्रोक्लेमेशन। जैसे अभी प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया, तो वो एक अचानक से इमीडिएटली डिसॉल्व नहीं होगी स्टेट असेंबली, ऐसे नहीं कि रूल लगती है स्टेट असेंबली को खत्म कर दो, एक प्रोसीजर होगा उसके बाद डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो बी सही है। तीसरा जजमेंट ये आया था, द असेंबली शुड बी डिसॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन। और स्टेट असेंबली को हम तभी डिसॉल्व करेंगे एक बार जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल रूल को अप्रूव कर दे, तो उसका अप्रूवल जरूरी है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का मन किया और लगा दी, तो ये भी सही है। चौथा, तो ऑब्वियसली चौथा आंसर सही है। द कोर्ट में रिक्वायर द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच इट वाज डिसाइडेड टू इन्वोक आर्टिकल 356। अगर कोर्ट चाहे तो वो पूछ सकती है प्रेसिडेंट से कि आपने किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे
किस बिना पे आपने प्रेसिडेंशियल रूल लगाया है, आर्टिकल 356 लगाया है, किस बेसिस पे लगाया है, तो यूनियन गवर्नमेंट से वो सवाल पूछ सकती है और उसको डिस्क्लोज करने के लिए बोल सकती है, तो ये भी सही है। तभी तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आया ना, तो फर्स्ट ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपस में मैच कर रहे हैं। अब तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पंची कमीशन किससे रिलेटेड है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, आपको पता है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि यूनियन स्टेट रिलेशंस। ऑप्शन नंबर 2 जो मैंने आपको याद भी कराया था कि राजा जी आनंदित होकर पंचीपाला सरकार बनाई, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये सारे जितने भी हैं हमने याद किए थे, राजा मन्नार वगैरह। तो ये हो गए, यहाँ पे आ गए हिंदी के क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक तरफ आपके सेंटर सकॉर्ड, एक तरफ आपके ईयर, तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर होगा कि कौन से कब स्टैब्लिश हुआ। तो अगर आपको ये ईयर नहीं याद पर ये पता है कि क्या पहले आया था, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, यानी कि ए का होगा हमारा 2, असम का हमारा क्या है 1985 में, देन बी का 4 मिजोरम का 1986, तो सबसे पहले असम आया था, फिर मिजोरम आया था। देन यहाँ पे बात करें सी का त्रिपुरा का 1988, तो फिर त्रिपुरा आया था, और फिर पंजाब का क्या है डी का 3। तो आप ऐसे मान के चलो जो असम और पंजाब है वो एक ही ईयर में आए थे, ए और बी, असम और पंजाब एक साथ। देन असम और पंजाब के बाद आ गया हमारा मिजोरम 1986 में, ठीक है, तो मिजोरम आएगा, फिर एपीएम हो गया, एंड एपीएम के बाद लास्ट में क्या आया त्रिपुरा 1988, ठीक है, फिर आएगा त्रिपुरा, तो ए पी एम टी, ठीक है, आप और एम टी। तो ये ऐसे आपको सेंटर अकॉर्ड रिलेशन है और कौन सी ईयर में आए, अगर ईयर याद है तो ठीक है, बस अभी ये याद रखो कि असम, पंजाब, मिजोरम और त्रिपुरा, ये इसकी क्रोनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 39। Which committee felt that the Panchayanti Raj institution could have survived well if they had been encouraged well by entrusting responsibilities as a vanguard of development in village India? तो आपको पता है सारी पंचायती राज के लिए जो पंचायती राज कमेटीज हम पढ़ते हैं वो सारी ये है, जैसे अशोक मेहता बलवंत राय कमेटी, लालम सिंघवी कमेटी आई थी, जीवी की राव आई थी, थंगन कमेटी आई थी, गादगिल कमेटी आई थी, ये सारी पंचायती राज के लिए बनी थी, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है पंचायती राज इनमें से किस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था कि हमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए किस चीज़ की, विलेज जो इंडिया में जो विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके दायित्व, उनका वैनगार्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाहिए। तो ये जो पहले तो ये कोड याद रख लो, ठीक है, ये कोड किसने दिया है, और ये एक बार ही नहीं कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसके बाद भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। तो वैनगार्ड ऑफ डेवलपमेंट किसने बोला था पंचायती राज ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, विलेजेस के लिए, तो अशोक मेहता कमेटी ने बोला था। हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर who wrote letter to the president of India recommending the removal of election commissioner? इनमें से ऐसा कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिन्होंने राष्ट्रपति को ये लेटर लिखा और बोला कि हमें इलेक्शन कमिश्नर जो उसके अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर काम करते थे ना, उसमें से उसको एक रिमूव करना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने एक बंदे को रिमूव करना था। तो उसने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि मुझे ये नहीं पसंद, इसको हटाना है। तो कौन सा किस टाइम की बात है, ये कौन थे उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सो करेक्ट आंसर इज एन गोपाला स्वामी। तो एन गोपाला स्वामी ने ये प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, और इंडिया में एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो हमेशा से चलती आ रही है। सो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए इसकी प्रॉब्लम अभी तक बनी हुई है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो चाहे वो डीएम हो या कोई भी हो, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है और इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर एनटीए ने जो आंसर की दी है उसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर रखा है। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ए क्यों करेक्ट होगा, मेरे हिसाब से बी ही करेक्ट होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 42 है, मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पे एक तरफ स्टेट है और कौन सी स्टेट की कौन सी पार्टी है, पॉज करके सोचो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ए का 4, बिहार में कौन सी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। और वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। यूपी की कौन सी पार्टी है, यूपी में अपना दल। और हरियाणा में कौन सी थी, इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है। तो लोक दल और अपना दल याद रखना, अपना दल यूपी का है और लोक दल हरियाणा का है,
ठीक है। और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो ऐसा मान के चलो कि वेस्ट बंगाल के लोग एजुकेटेड है, तो उन्होंने इंग्लिश नाम रखा है अपनी पार्टी का, तो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये हो गया। और लोक जनशक्ति पार्टी, तो शक्ति किसके पास है? बिहार के पास। तो बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी, ऐसे करके एक स्लोगन है। तो उनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो एक बिहारी सब पे भारी होता है, तो जनशक्ति। तो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 43, टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट में जो आई थी, वो तो पहले ये बता दो क्या रिपोर्ट क्या थी। ये एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, कि वुमेन की कैसी कंडीशन है इंडिया में, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। 1974 से लेकर 75 के बीच में ये कमेटी थी। ठीक है, तो वो एक कमेटी जो है अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम होता है टुवर्ड्स इक्वालिटी। ठीक है, ये 1974 की रिपोर्ट है। सो इसमें से उसमें 3 मेंबर्स थे इस कमेटी में। तो उसमें पूछा गया कि कौन मेंबर नहीं था। तो लौतिका सरकार थी, वीना मजुमदार भी थी, नीरा डोगरा भी थी, लेकिन सुशील नायक मेंबर नहीं थी। सो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, लौतिका, वीना और नीरा। वीना, नीरा, लौतिका। ठीक है, ये तीनों नाम है। और इसी को रिपोर्ट को एक आई ओपनर भी बोला जाता है फॉर द कंडीशंस ऑफ वुमेन। वुमेन की कंडीशंस को समझने के लिए इसको ऐसे इन्वर्टेड कोमा में इन्होंने आई ओपनर वर्ड का यूज किया था। देन एक तरफ प्रेशर ग्रुप है, दूसरी तरफ उन प्रेशर ग्रुप्स का नाम है, और एक तरफ टाइप है उसका कि कौन सा प्रेशर ग्रुप किस चीज के लिए काम करता है। ठीक है, सो ये आपके 4 ऑप्शंस है, बताना है क्या करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर की बात कौन करता है, तो नेयर जो सर्विस सोसाइटी थी वो सर्विस देना चाहती थी। ठीक है, तो नेयर सर्विस सोसाइटी, तो किस चीज की सर्विस? सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसे आपको एक पिक्चर बता रही हूँ। सो ये हमारा पहले ए का 2, तो ए का 2 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ये वाला करेक्ट होगा। देन बी का 4, बेस्ड ऑन लेबर इंटरेस्ट, हिंद मजदूर स्वराज, तो मजदूर का मतलब ही लेबर होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। देन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के बारे में कौन सी पार्टी बात करती, कौन सा प्रेशर ग्रुप बात करता है, तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं डूटा। सुना भी होगा आपने। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है हमारा डूटा। और डी का 1 बिजनेस इंटरेस्ट के लिए हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मतलब नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात हो रही है, बिजनेस इंटरेस्ट। बस एक ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल था, नेयर सर्विस सोसाइटी से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है कि ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से नेशनल बिल्डिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आपको वैसे ए बी सी डी डी एफ ये वाला क्वेश्चन है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी अगर हम ये भी ना भी देखें तो आप खुद सोचो, गरीबी प्रॉब्लम है कि नहीं, तो है। इलिटरेसी, अनपढ़ होना प्रॉब्लम है कि नहीं, नेशनल बिल्डिंग में तो है। ट्रेड यूनियन क्या प्रॉब्लम बनेंगे, ट्रेड यूनियन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करप्शन प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेररिज्म प्रॉब्लम है। तो आंसर होना चाहिए ए बी डी एफ। ठीक है, तो ए बी डी एफ आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। Then which of the following are the models of reforms identified by Peters as alternative to traditional public administration? तो ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, जिसमें हेनरी फ्योलर ये सब हम बात करते हैं, टेलर वगैरह की, फेडरिक टेलर की। सो उस टाइम पे उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए पीटर जो थे उन्होंने क्या क्या मॉडल्स दिए थे वो बताना है। शायद ये पीटर क्रॉपकिन की बात हो रही है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक है, इनका नाम मैंने किसी और पेपर में भी एक बार देखा था। तो पीटर क्रॉपकिन के कुछ मॉडल्स हमें याद रखने हैं, मॉडल्स ऑफ रिफॉर्म्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो कौन कौन से मॉडल थे? मार्केट मॉडल था, पार्टिसिपेटरी स्टेट मॉडल था, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट मॉडल था, और डीरेगुलेटेड गवर्नमेंट मॉडल था। तो ये चारों ही मॉडल थे, और इसमें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ए बी सी डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक फिर से मॉडल याद रख लो, मार्केट वाला मॉडल, पार्टिसिपेटरी मॉडल, फ्लेक्सिबल। ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल है, डीरेगुलेटेड कि हम पे कोई, हम फ्लेक्सिबल है, हम पे कोई रेगुलेट नहीं करेगा। तो मार्केट हो गई, मार्केट को तो डीरेगुलेशन पसंद है, उनको नहीं, मार्केट कुछ नहीं चाहती कि हमें रेगुलेट करे, ये वो फ्लेक्सिबल रहना चाहती है। और पार्टिसिपेटरी स्टेट मॉडल, तो ये हो गया, ये चारों ऑप्शन, चारों मॉडल ऑफ रिफॉर्म पीटर्स ने दिए थे, याद रखना। सो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ थिंकर्स का नाम है, कौन पहले आया कौन बाद में आया वो बताने। क्लासिकल थिंकर्स पहले रखने हैं, और मॉडर्न थिंकर्स जो बाद में आए, बिहेवियरल थ्योरी वगैरह के थिंकर्स बाद में रखने हैं। ठीक है, तो हमारी शुरुआत करें अगर इससे, इकोलॉजिकल थ्योरी है यहाँ पे, पॉलीआर्की वाले, रॉबर्ट हॉल फेमस है पॉलीआर्की के लिए, विलियम बाय। तो ये इसमें क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 एमपी फॉलेट। ठीक है, जो कि एक ब्रिज का काम करती है क्लासिकल और बिहेवियरल थ्योरी के बीच में। ठीक है, तो एमपी फॉलेट हो गया। सो बी हो गया हमारा यहाँ पे ये, देन यहाँ पे भी है बी, तो ए, इसके बाद होगा विलियम बाय।
ठीक है, तो ए हो गया। देन फिर हमारी बात करें डी और सी की, तो रिग्स पहले आए थे, रॉबर्ट हाल पहले आए थे। तो रॉबर्ट डॉल पहले आए थे, देन फ्रेडरिक्स की इकोलॉजिकल अप्रोच तो बाद में आती है, इकोलॉजी और एनवायरमेंट वगैरह की जो बातें करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ए डी बी ए डी सी विल बी द करेक्ट आंसर। 4P फॉर्मूला किसने दिया था? वेरी इजी। तो हमेशा मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे याद कराती हूँ कि 4 पैसे हमने गुल्लक में रखे, तो 4 पैसे गुल्लक में रखे मतलब 4P, 4 पैसे गुल्लक में रखे मतलब गुल्लिक। तो लुथर गुल्लिक इसका करेक्ट आंसर है। और इसके 4P कौन सा, आपने बचपन में सबने ये गेम खेला होगा, नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला, है ना? वैसे इसके 4 क्या है? प्लेस, पर्सन, जैसे नेम प्लेस होता है ना, तो नेम क्या होता है? किसी नेम ऑफ पर्सन ही होता है ना। तो इसमें प्लेस है, पर्सन है, पर्पस है और प्रोसेस है। तो जैसे हमने कुछ जो 4 पैसे हैं, हमने वो पैसे इकट्ठा करे किसी पर्पस के लिए, एक प्रोसेस के लिए, और एक जगह पे घूमने जाना था तो तीसरा पैसा हमने इकट्ठा किया एक प्लेस के लिए, और एक पर्सन के लिए हमने एक पैसा उसके लिए। तो ये 4 पैसे हो गए और चारों पैसे का पर्पस अलग अलग था, ऐसे करके कुछ याद रख लो। तो प्लेस और पर्सन तो हमें याद रहेगा कि नेम प्लेस एनिमल थिंग हम खेलते थे, और नेम ऑफ अ पर्सन होता है, प्लेस होता है। अब उसके अलावा 2 चीजें और, कि हमने वो जो 4 पैसे हैं वो किसी पर्पस के लिए जमा किए, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जमा किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 assertion reasoning. Okay, तो हर्बर्ट साइमन हैज ridiculed the classical theory of organization as machine model theory. हर्बर्ट साइमन ने क्लासिकल थ्योरी को मशीन मॉडल थ्योरी बोला था। क्या ये सही है? तो यस, ये सही है। देन classical are too much preoccupied by formal structural part of organization and that too at the cost of human factors. तो क्लासिकल जो थ्योरीज थे वो ज़्यादातर सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते थे, वो भी, और ह्यूमन फैक्टर्स जो थे, बिहेवियरल फैक्टर्स थे, या ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्या होता है, इनफॉर्मल जो फैक्टर्स थे उनको इग्नोर करते थे। बस वो ऐसा ह्यूमन को ऐसा मशीन की तरह ट्रीट करते थे। तो ऐसे हर्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज करते हैं इसको। और क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर को मानता था। तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 50, ऑलमोस्ट 55 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, अच्छी स्पीड चल रही है। नॉट करेक्ट पूछा है आरटीआई के बारे में। ठीक है, तो आरटीआई जो आया था वो 12 अक्टूबर 2005 को आया था। तो क्या ये सही है? तो यस, ये सही आंसर है। ठीक है, देन हमें गलत पूछा है ऑब्वियसली। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, तो आईटीआई से पहले एक और एक्ट हुआ करता था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2002 का एक्ट था। फिर बाद में इसको आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस कर दिया था, और ये फिर इसको क्या कर दिया गया था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को रिपील कर दिया गया था। सो ये भी सही है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो 1923 का है उसको भी रिपील कर दिया गया था, तो ये गलत है, रिपील नहीं किया गया था उसको। ठीक है, ये हो गया। देन फोर्थ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। और ये वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आरटीआई से ही है। आरटीआई के अंदर आपको पता है हम 2 इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई थी, स्टेट इंफॉर्मेशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये भी सही है, पर ये रिपील नहीं किया हुआ था, इसको सिर्फ मॉडिफिकेशन किया गया था इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में 1923 के। नाउ ये क्वेश्चन 51, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस बारे में है? उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी? तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है रूरल और अर्बन बॉडीज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये गलत है, क्योंकि अर्बन बॉडीज को तो 74th में दिया गया था, दोनों रूरल को दिया गया था ना सिर्फ, तो ये गलत हो गया। देन 3 टायर सिस्टम फॉर ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए 3 टायर सिस्टम की बात की गई थी, तो ये सही है, जिला परिषद वगैरह थे इसमें। देन डायरेक्ट इलेक्शंस होगा चेयरपर्सन का और पीआरआईएस का सारे लेवल्स पे, सारे लेवल्स में नहीं, सिर्फ ग्राम पंचायत के लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई थी। देन ऑडिट ऑफ पंचायत फंड बाय कैग, तो जो कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो पंचायत के फंड को ऑडिट करेगा, इतनी बड़ी पोस्ट और वो पंचायत के फंड को ऑडिट करेगी आगे नहीं, तो ये भी गलत। तो बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये तो आपको पता होगा कि एक सीआईसी होता है, उसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो कितने होते हैं वो बताना है, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 10। तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब चीफ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को मिला के 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब 9 ये हो सकते हैं और एक तो ये होगा ही। ठीक है, देन हाँ, क्वेश्चन 53, हु अमंग द फॉलोइंग सेड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अभी मीनोबिल कॉन्फ्रेंस अगर आपने पढ़ी होगी, उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो आपने पढ़ा होगा कि किसने कहा था। सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड विडनर। इनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, याद रखना, एडवर्ड विडनर। अब इसमें पूछा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में हुआ था, इसमें से वॉलेंट्री
ठीक है। स्वेच्छा से करने वाले प्रोविजंस कौन कौन से थे? बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना सही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप करना, ये नहीं, कोई ये प्रोविजन नहीं था, ये वॉलंटरी प्रोविजंस में नहीं आता। देन ये इनवॉलंटरी प्रोविजंस में आता है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी पीआरएस के लिए, लेकिन वॉलंटरी नहीं। तो ए हो गया। सी, मेकिंग द पंचायत ऑटोनॉमस बॉडीज, ये भी सही है। और गिविंग द पंचायत फाइनेंशियल पावर इन रिलेशन टू टैक्सेस और फीस, टैक्सेस लगाने के लिए, फीस लगाने के लिए जो पंचायत है उनके पास फाइनेंशियल पावर्स होंगी, तो ये भी सही है। तो इसका ए, बी और डी, तो ए बी डी आ रहा है। सॉरी, ए बी डी नहीं, ये सी है ना, हाँ ए सी डी, तो ए सी डी ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि 55। तो आपको एक तरफ बताना ये कमिटीज है, और कमिटीज के आगे क्या किससे मैच होगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है। सो देखते हैं कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। पहले बात तो सरकारी कमीशन मैंने आपको याद भी करा रखा है कितनी बार, तो सेंटर से, तो सी का 1, तो यहाँ पे भी आ रहा है सी का 1 और भी आ रहा है। अब देखते हैं सांथा नाम कमेटी किससे रिलेटेड थी। तो सांथा नाम कमेटी मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, करप्शन के लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो बी का हो गया हमारा 3, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। फिर होता कमेटी सिविल सर्विसेज के लिए बनाई गई थी, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, तो पता होना चाहिए। और हायर एजुकेशन में हम यशपाल कमेटी तो पढ़ते ही हैं, राधा कृष्ण कमीशन और यशपाल कमेटी, ठीक है, ये सब हमने उसमें पढ़ा हुआ है। तो यशपाल कमेटी हायर एजुकेशन के लिए होगी, पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 56, अगर आपको अपनी प्रमोशन चाहिए, हायर पोजीशन में प्रमोशन चाहिए, कि आपका प्रमोशन होगा तो हायर पोजीशन पे जाओगे, तो इसमें क्या क्या चाहिए, जब आपका प्रमोशन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके साथ। आपका एक तो टाइटल चेंज हो जाता है, अगर आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपके आगे मैनेजर लग जाएगा, अगर आप मैनेजर का प्रमोशन हुआ। इससे पहले आप एम्प्लॉय थे, तो मैं एम्प्लॉय से अगर मैनेजर बने तो मैनेजर बन लग जाएगा आपके नाम के आगे, तो टाइटल का चेंज होगा। पे स्केल भी चेंज होगा, प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी ड्यूटीज, आपके फंक्शंस भी चेंज होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होगी प्रमोशन के बाद। ये तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं है इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। द प्रोसेस बाय विच द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट इज नोन एज, किस प्रोसेस से हम किसी भी कैंडिडेट को एक अपॉइंटमेंट के लिए भेजते हैं, प्लेसमेंट, सर्टिफिकेशन, अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन। सो इसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेशन। ठीक है, जिसको नहीं पता अब ये याद रख लेना, सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट के लिए भेजते हैं आगे किसी भी फील्ड में या किसी जॉब के लिए, तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन, कि हमने एक सर्टिफाई कर दिया है कि ये कैंडिडेट आपके अपॉइंटमेंट के लिए सुटेबल है। डिफेंडिंग पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ, डिफेंडिंग पॉलिसी किसका फंक्शन है, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी, या दोनों, स्टाफ एंड लाइन एजेंसी। ये कल क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, जिसमें मैंने आपको स्टाफ, ऑक्सिलरी, लाइन, ये सब का मतलब समझाया था। जिसने नहीं देखा पिछला लेक्चर जरूर से देख लेना। तो डिफेंडिंग पॉलिसी किसका फंक्शन है, लाइन एजेंसी का। तो लाइन एजेंसी का क्या काम होता है, पॉलिसीज को डिफेंड करना, सपोर्ट करना, ठीक है, फेवर करना, कैसे प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, वो सारी चीजें। इनमें से कौन है जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है, उसके खिलाफ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये चारों ही ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, टैलकट पार्सन भी, माइकल क्रॉजियर भी, रॉबर्ट प्रेस्थस भी और रिग्स भी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। तो इन चारों का नाम याद रखना, पार्सन है जिन्होंने पावर इज मनी का कॉन्सेप्ट दिया है, माइकल क्रॉजियर है, रॉबर्ट थर्डर इकोलॉजिकल अप्रोच वाले, इंडस्ट्रिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने, ठीक है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये। तो इन्होंने सब चारों ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, याद रखना। Who among the following rejected the political administration dichotomy? तो जो आप स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो या एवोल्यूशन पढ़ते हो, उसमें आप ये डायकोटॉमी और उनके थिंकर्स याद करते हो, तो उसी ये क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है, रिजेक्ट किया है। कौन ऐसा नहीं मानता कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, क्योंकि जो पहले के थिंकर्स थे वो सब यही मानते थे, स्टेज 1 के थिंकर, कि भाई पॉलिटिक्स अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा थिंकर है जो इस चीज को रिजेक्ट करता है कि नहीं, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं होता, डायकोटॉमी नहीं है। तो ये देखो, आपको देखो ये जो 3 है, वुड्रो विल्सन बहुत पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज 1 के थिंकर है, फ्रैंक जे वुड्रो भी हम स्टेज 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा आंसर। रॉबर्ट मर्टन और बचा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन आपको पता है कि क्लासिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अगेंस्ट थे, तो और ये इसी के अगेंस्ट में जाने की बात हो रही है, क्योंकि ये जो डायकोटॉमी है वो क्लासिकल थ्योरीज मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लॉजिकली सोचे तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। रॉबर्ट मर्टन चाहे आपको नहीं पता था फिर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। रॉबर्ट मर्टन भी अब से आप याद रख लेना कि नहीं पता तो वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी में मानते हैं। कौन नहीं मानता, हर्बर्ट साइमन नहीं मानता, रिजेक्ट करता है। 61. Who was of the opinion that survival depends on a state's material capabilities? जो सर्वाइवल है किसी भी स्टेट का, वो उसके मटेरियल कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, उसके अलायंसेस जो वो दूसरे स्टेट के साथ अलायंस बनाता है, वो करता है, फ्रेंडशिप करता है, उस पर डिपेंड करता है किसी भी स्टेट सर्वाइवल।
तो क्या कौन है ऐसे थिंकर, ये आईआर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है केनेथ वॉल्श, जिन्होंने स्ट्रक्चरल थ्योरी भी दी है, आपको पता है, तो ये केनेथ वॉल्श इसका करेक्ट आंसर होंगे। स्ट्रक्चरल थ्योरी जिसको हम या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म बोल लो या डिफेंसिव रियलिज्म बोल लो, वो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सर्वाइवल के बारे में उन्होंने बात की थी। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये न्यो रियलिज्म और न्यो लिबरलिज्म, या एक तरफ फेमिनिज्म है, एक तरफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और एक तरफ न्यो लिबरलिज्म, तो इन दोनों के बीच में मतलब कंपैरिजन किया हुआ है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है फेमिनिज्म वाला, तो फिर भी आपको पता ही होगा। बाकी अगर आपको ये सारी थ्योरीज पढ़नी है, इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। न्यो रियलिज्म पढ़ना है, न्यो लिबरलिज्म क्या होता है वो पता होना चाहिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पता होना चाहिए, और ये और फेमिनिज्म, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, ए न्यो रियलिज्म और न्यो लिबरलिज्म दोनों ही रैशनल अप्रोच है, रैशनलिस्टिक अप्रोच इसमें आता है, तो ये सही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं न्यो रियलिज्म और फेमिनिज्म रिफ्लेक्टिव अप्रोच है। अगर न्यो रियलिज्म हमने रैशनल अप्रोच में रख दिया तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, चाहे आपको नहीं भी पता। तो फेमिनिज्म रिफ्लेक्टिव अप्रोच, लेकिन न्यो रियलिज्म क्या है, रैशनल अप्रोच है, जो हमने फर्स्ट में करेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है और जो न्यो लिबरलिज्म है वो रैशनलिस्ट अप्रोच है। अभी हमने पढ़ा कि हाँ न्यो लिबरलिज्म रैशनलिस्ट अप्रोच है, मतलब ये सही हो गया। लेकिन क्या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रैशनल है, तो नहीं। पोस्ट स्ट्रक्चरल जो है वो रिफ्लेक्टिव अप्रोच है, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन लिखा है, तो ये होगा हमारा सही, ये होगा हमारा गलत। तो फेमिनिज्म, क्योंकि हमने पढ़ा कि फेमिनिज्म रिफ्लेक्टिव है, तो यहाँ पे फेमिनिज्म रिफ्लेक्टिव है और पोस्ट स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिव अप्रोच है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ए और डी। तो अब से बस ये याद रख लो कि रैशनल अप्रोच में कौन सी अप्रोचेज आती है, गलत वाला भूल जाओ, बस ये याद रखो नियो वाली जो है, नियो डिबेट, वो रैशनल है, और जो फेमिनिज्म है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, बस इतना। Which of the following statement are true about soft power? सॉफ्ट पावर के बारे में क्या सही है? तो सॉफ्ट पावर जो है वो स्टेट एक्टर यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। स्टेट सॉफ्ट पावर नॉन स्टेट एक्टर यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इसके लिए जो फेमस थिंकर आपको याद होना चाहिए, जोसेफ नाइन ने टर्म दिया था सॉफ्ट पावर, ठीक है, और स्मार्ट पावर भी इन्होंने ही दिया था। स्मार्ट पावर और सॉफ्ट पावर दोनों। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि जब आप वेपन्स या आर्म्स का यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दैट आप नेगोशिएशन का, कंसेंसस का, डिबेट करके, डिस्कशन करके, मतलब बातों से ही मामला सॉल्व करने की कोशिश करते हो, प्यार से, ना कि हथियार उठा के, तो होता है सॉफ्ट पावर। तो स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स यूज कर सकते हैं। सेकंड फेस ऑफ पावर होता है, और सॉफ्ट पावर एक आइडियलिज्म की थ्योरी है, तो ये गलत है। आइडियलिस्टिक तो वो होता है ना कि सिर्फ जो हमारे मन में है हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ आइडियल में रखते हैं अपने कि ऐसा होना चाहिए, तो ये आइडियलिज्म से बिलोंग नहीं करता, ये प्रैक्टिकल थ्योरी है सॉफ्ट पावर की। तो ABC सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नाउ दिस इज हिंदी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, ये है इमैनुअल कांत से। इमैनुअल कांत का आपको कॉन्सेप्ट पता है, फेमस कॉन्सेप्ट परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या बताया था वो आपको उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछा है कि इसमें से ऐसा क्या है जो वॉर पे एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वॉर के ऊपर क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट हो सकते हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, पहले हम वो पता कर लेते हैं, और फिर लास्ट में ऑड वन आउट से हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें से क्या वॉर का कंस्ट्रेंट नहीं है, कि जिसकी वजह से वॉर रुक सकता है या रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट, डेमोक्रेसी विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट अदर डेमोक्रेसीज। अगर क्या होगा कि वॉर नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट फोर्स यूज ना करे तो वॉर नहीं होगा, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड क्रिएट्स इंसेंटिव्स टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन। अगर जो ट्रेड यूनियंस हैं जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होती हैं किसी भी स्टेट के लिए, अगर जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड है, अगर वो पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करके रखे, तब भी वॉर पे कंस्ट्रेंट पैदा होगा, वॉर पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे और वॉर नहीं होगा और परपेचुअल पीस होगी, तो ये भी सही है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी अगर आ जाए तो उससे क्या वॉर रुक सकता है? ग्लोबल सिविल सोसाइटी का वॉर से लेना देना तो है, लेकिन उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि वॉर ना हो, तो ये गलत है। तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी का होना या ना होना वॉर पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता, तो ये कांतियन यानी कि इमैनुअल कांत ऐसा नहीं बोलते। थर्ड पॉइंट, इमैनुअल कांत ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, बाधा डालती हैं, कंस्ट्रेन करती है डिसीजन मेकर्स पे बाय प्रमोटिंग पीस को प्रमोट करने के लिए। तो परपेचुअल पीस आती है उससे, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरफेयर करे और डिसीजन मेकर्स को ये
बोले कि आपको पीस प्रमोट करनी है, तो इससे भी क्या होगा, वॉर की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जॉन गैल्टन्स मॉडल ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन से आपको सबसे पहले याद रखना है कि जॉन गैल्टन ने कौन सा मॉडल दिया था, तो कन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस का मॉडल दिया था। अब आपको याद हो गया ये कौन सा मॉडल दिया, तो मॉडल का नाम याद रखो। और इनकरेक्ट पूछा है तो हमें तीनों करेक्ट स्टेटमेंट याद रखनी है। सॉरी, इसमें दो करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि ही सजेस्टेड दैट कन्फ्लिक्ट कुड बी व्यूड एज अ ट्राइंगल। जो कन्फ्लिक्ट है उसको एक ट्राइंगल की तरह देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एक तरफ एटीट्यूड होता है, और एक तरफ क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो ऐसा क्या जॉन गाल्टन ने अपनी थ्योरी में दिया था? तो नहीं। तो ये हो गया हमारा गलत। जो तीन दिए थे वो ये आपके सामने ऊपर ही लिखे हुए हैं, कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और पीस दिया था, ना कि कॉन्ट्रडिक्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये नहीं था। ठीक है, ऐसे ये हो गया गलत। फिर सेकंड ऑप्शन, ही टॉक्ड ऑफ स्ट्रक्चरल, कल्चरल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेंस। उन्होंने टाइप्स ऑफ वायलेंस बताए थे जॉन गैल्टन ने। ठीक है, तो ये भी आएगा, ये भी कल्चरल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था, कल्चरल और स्ट्रक्चरल बताया था, तो बी सही आंसर। सॉरी, बी इनकरेक्ट पूछा ना, हाँ, तो बी जो है इनकरेक्ट है। देन ही डिस्कस्ड अबाउट पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग। तो जो जॉन गैल्टन थे उन्होंने पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग और पीस कीपिंग की बात की थी। सो ये भी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा जॉन गैल्टन ने अपने मॉडल में नहीं बोला था। इसके अलावा ही एक्सप्लेन अबाउट डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर एंड इंट्रास्टेट, सॉरी। तो उन्होंने डायरेक्ट वॉर की बात की थी जॉन गैल्टन ने, प्रॉक्सी वॉर की बात की थी और इंट्रास्टेट की बात की थी। ये सही है, ये सही है, लेकिन पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है, बी और सी। ठीक है, और ए भी इनकरेक्ट नहीं, ए इनकरेक्ट नहीं है, सॉरी, माय बैड। सो ये इनकरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इस ट्राइंगल की बात की थी। मुझे लगा ये शायद जॉन मार्शल का है, पर जॉन गैल्टन का ही है ये ट्राइंगल। कॉन्ट्रडिक्शन, एटीट्यूड और बिहेवियर वाला ट्राइंगल इन्होंने ही बताया था, तो ये ट्राइंगल भी इनका है। तो ट्राइंगल वाला आपको ऑप्शन सही हो गया। और तीनों ने तीन वॉर की बात की थी, डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर और इंट्रास्टेट वॉर, तो ये भी सही हो गया। और इनकरेक्ट पूछा तो बी और सी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सब आपको तीन चीजें, तीन फैक्ट्स यहाँ से याद रखने हैं। एक तो क्वेश्चन में ये एक फैक्ट लिखा, दूसरा फैक्ट आपको ए और डी। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। बी और सी गलत है तो ये याद नहीं रखना, ए और डी याद रखना है ऑप्शन। देन बात करें ऑथर्स एंड बुक्स। सो क्वेश्चन नंबर 66, स्टीफन क्रिजनर की कौन सी बुक है? रोजनबर्ग की, डी.डब्ल्यू. एट और बैरी बुजान। तो सबसे पहले देखते हैं स्टीफन क्रेजनर की कौन सी बुक है। तो स्टीफन क्रेसर की बुक है, क्रेसर ने दी थी इंटरनेशनल रिजीम्स। तो इंटरनेशनल रिजीम्स क्रेसर की हो गई, तो ए का 3 ये होगा, या फिर ये। और अगर रोजनबर्ग की बात करें तो मैंने रोजनबर्ग को ऐसे याद किया था कि ये बहुत बड़ी क्वीन थी, एक एम्पायर की क्वीन थी, रोज रोज जो बहुत बड़ी प्रिंसेस है, प्रिंसेस रोज, एम्पायर खड़ा किया था उन्होंने बहुत बड़ा। तो इनकी जो बुक होगी वो थी एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी, बहुत सिविल लेडी थी, अच्छी लेडी थी, और रोजनबर्ग तो एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, ऐसे ही एक ट्रिक बनाई थी मैंने। तो इसका ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सी का 4 यानी कि ईएम वुड होगा एम्पायर ऑफ कैपिटल। तो वुड कैपिटल, वुड कैपिटल, ऐसे याद रख लो एक साथ वर्ड, ये तो आपको याद रह जाएगा। तब बैरी बुसान का हमारा हो गया फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। ठीक है, तो ये तो फेमस बुक है, याद भी होनी चाहिए, इंटरनेशनल से वर्ल्ड सोसाइटी बैरी बुसान की है। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है? तो बेसिकली हम सिक्योरिटी स्टडीज जब पढ़ते हैं, तो सिक्योरिटी यानी कि जो कोपेनहेगन स्कूल हम पढ़ते हैं, राइट। तो कोपेनहेगन स्कूल सिक्योरिटी स्टडीज से क्वेश्चन है, और पूछा है कि क्या इनकरेक्टली मैच्ड है। तो वर्ल्ड या ग्लोबल सिक्योरिटी में हम वर्ल्ड कम्युनिटी और या ह्यूमन काइंड की बात करते हैं, तो ग्लोबल लेवल की बात हो रही है तो वर्ल्ड कम्युनिटी की बात होगी, ये सही है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में वेलफेयर की बात करते हैं, सही है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में रिसोर्सेज की बात करते हैं, सही है। सोसाइटल सिक्योरिटी में सोसाइटल नीड्स की बात करते हैं, तो 100% क्वेश्चन आप इसको मार्क नहीं करोगे, बल्कि ये ही गलत ऑप्शन है इनमें से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात होती है सोसाइटल नीड्स की नहीं, यहाँ पे बात होती है सोसाइटल थ्रेट्स की। ठीक है, जो सोसाइटी में जो थ्रेट्स है, थ्रेट के खिलाफ ही तो सिक्योरिटी होती है ना। अगर कोई थ्रेट होगा तभी सिक्योरिटी होगी, तो सोसाइटल थ्रेट होता। देन इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंट। ठीक है, इनमें से कौन इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंट से क्या मतलब है इसका, बेसिकली वो पूछा गया है। सो ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है। आपको पता है इंडिया जो है, इंडिया न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी यूज करता है अपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। तो इसमें वो एम्फोसाइज करता है कि स्मॉल नंबर्स एंड कैपेबिलिटी टू डेटर मतलब होता है प्रिवेंट करना। ठीक है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम से कम रखना और उसको प्रिवेंट करना कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करें जब तक सामने वाला अटैक ना करे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। देन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में क्या
सही है, ये पूछा हुआ है। इट इज अ 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। तो एक इसमें ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का ग्रुप होता है। 3 टायर्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है, ज्वाइंट इंटेलिजेंसिया कमेटी होती है, और तीसरा जो इसके आप होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो ये है सही। तो आपको पहली बात तो इससे याद रखना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इंडिया की, उसमें 3 टायर सिस्टम है। पहला ये वाला ग्रुप होता है स्ट्रेटेजिकल फोर ग्रुप, फिर एक सिक्योरिटी एडवाइजरी बॉडी होती है, एक ज्वाइंट इंटेलिजेंसिया कमेटी होती है। तो इन तीनों के नाम याद रख लो। दूसरा ये मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब होम अफेयर्स हो गई, फाइनेंस हो गई, कॉमर्स हो गई, ये सारी जितनी भी मिनिस्ट्री है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट होती है या मेंबर होती है। तो ये भी सही है, ये सारी ही मिनिस्ट्री इसका पार्ट होती है, ये सारी सिक्योरिटी काउंसिल को हेल्प करती है। सिक्योरिटी काउंसिल का ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट लिखा है 1998। देन ऑप्शन नंबर 3 ये 1998 में आई थी, तो ये 1998 में आई थी। एंड ऑप्शन नंबर 4 जो सबसे पहले फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो ब्रिजेश मिश्रा थे, उसके बाद जयंत दीक्षित भी, केपी सिंह भी थे। तो ये चारों ही सही है, पर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और एनटीए ने आंसर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई। बल्कि हम गूगल पे चेक करें या देखें तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर 2 दे रखा है, और वैसे आपको चारों ऑप्शन याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या है? निर्बना डायलॉग इज ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा, तो ये इनकरेक्ट है, सही है मतलब। ठीक है, तो निर्मला डायलॉग जो थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डायलॉग है। ठीक है, 1991 में ये हुआ था, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी से रिलेटेड ये डायलॉग था। देन ओटावा डायलॉग जो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का है, ये सही है, तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। शंकीराला डायलॉग इंडिया और सिंगापुर का है। देन ये जो ऑप्शन है ये गलत है, इंडिया सिंगापुर रिलेशंस के बीच में नहीं, बल्कि ये तो आईआईएस करके एक इंस्टीट्यूशन है, उसका ये एनुअल डिफेंस समिट है एक तरीके से। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज होती है, तो ये भी गलत होगा, मतलब ए और सी जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। और जो रेसिना डायलॉग है वो इंडिया का एक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को लेकर, तो ये सही है, मतलब बी और डी सही है, और इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए और सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 75, 5 मोर क्वेश्चंस टू गो, 5 मिनट में खत्म करते हैं। इंडिया का रोल इन यूनाइटेड नेशंस कौन सा करेक्ट है? ठीक है, सो इसमें करेक्ट क्या होगा? इंडिया एक मेजर कंट्रीब्यूटर है यूएन डेमोक्रेसी फंड में, तो यस ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। देन इंडिया डेलीगेशन टू सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी क्या? तो ये गलत है। देन बात करें 2001 में इंडिया ने ड्राफ्ट किया था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही ही है, इंडिया ने सबमिट की थी अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज एन एक्शन प्लान फॉर फेज्ड एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1996 to 2020। तो इंडिया ने ये दूसरी कंट्रीज को एक्शन प्लान दिया था और एलिमिनेट किया था न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ से 96 से लेकर 2020 के बीच में। ठीक है, ये सबमिट किया था उन्होंने अपना इस दूसरी कंट्रीज के साथ ये एक्शन प्लान सबमिट किया था। ठीक है, सबमिट ये वाला सबमिट नहीं, सबमिट करना मतलब पेश करना। ठीक है, आप ऐसे अपना असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये इंडिया का रोल करेक्टली डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो है विजय लक्ष्मी पंडित नहीं आएगा, यहाँ पे एक और नाम है सर एरकॉट रामास्वामी ठीक है, रामास्वामी मुदलियार, तो उन्होंने ये लीड किया था 1945 में सैन फ्रांसिस्को में। सो असर्शन रीजनिंग देखते हैं। स्टेट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज एन सॉवरेन स्टेट, तो स्टेट जो है सॉवरेन स्टेट की तरह एग्जिस्ट करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन जो है उसने वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम को वीक कर दिया है जब से ग्लोबलाइजेशन आया है। तो ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और दोनों ही फैक्ट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 वासनार एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। जो आप उसमें पढ़ते हो ना, न्यूक्लियर आर्म ट्रीटीज पढ़ते हो, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, सीटीबीटी, पीटीबीटी, तो उनमें से ये 4 ट्रीटीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए किस कौन सी ट्रीटी का मेन थीम क्या है, तो सारी ट्रीटीज लिखो, उसके साथ मेन थीम लिखो एक टेबल बना के, और आपको उसको याद रखना है। तो पहले तो इन चारों को याद कर लेते हैं। सो जो वासनार एग्रीमेंट था वो था एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। तो कन्वेंशनल आर्म्स से रिलेटेड और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा था? वासनार एग्रीमेंट, तो ए का 3 ये हो गए। देन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था कि हमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को
रोकना है, स्प्रेड करने से रोकना है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया बी का 1, तो बी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो सी का 2 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है एनएसजी, ये नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नाम में इसका मतलब भी छुपा हुआ है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, नॉन प्रोलिफरेशन के लिए। तो सी का ये हो गया। और डी का मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसको हमने कल के क्वेश्चन में, कल के प्रीवियस लेक्चर में भी प्रैक्टिस किया था, एमटीसीआर जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने सारा आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह बताई थी, कौन इसका मेंबर है कौन नहीं है, इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला सब कुछ देख लेना। तो एमटीसीआर का पार्ट होगा 4, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ सिस्टम इंटेंडेड फॉर द डिलीवरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD, ठीक है। तो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका नॉन प्रोलिफरेशन करना, उनको रोकना, ठीक है, प्रिवेंट करना। सो अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स ने स्टैब्लिश किया था, सही स्टेटमेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ईयर, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था। पहले बात तो ये फैक्ट याद रख लो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये पता होना चाहिए किसने स्टैब्लिश किया, ये पता होना चाहिए ब्रिक्स। ब्रिक्स कब बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये कब बना, तीनों यार आप कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एक चाइना का इनिशिएटिव है, तो ये भी ठीक है। तो आपको इससे फैक्ट्स याद करते जाओ, जो जो सही है ना वो याद करते जाओ कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसका है, चाइना का इनिशिएटिव है। देन थर्ड, WTO ने लीस्ट डेवलप कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया है एज दोज विच आर डेजिग्नेटेड एज यूएनओ। तो जो कंट्रीज यूएनओ ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में डाली है ना, उन्हीं कंट्रीज को WTO ने भी रिकॉग्नाइज किया है। यूएन ने जो बोला, यूएन ने कुछ बता दी कि भाई ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, आपको इन पे ध्यान देना है, इनकी ट्रेड वगैरह पे हेल्प करनी है। तो WTO ने भी उसी को रिकॉग्नाइज किया, तो ये भी सही है। इनकरेक्ट क्या बचा, फोर्थ जो है इनकरेक्ट है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ऑफर करता है और इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। बल्कि ऐसा नहीं है, इसकी जगह कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम करती है, और ये वर्ल्ड बैंक के ही अंदर 4 ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन वो है। अब आपको बताना है कौन ये इंश्योरेंस में हेल्प करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो देखो मैंने सारे ऑप्शन प्रैक्टिस करा दिए, बस एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा खुद से भी पढ़ के आओ। तो 75 लास्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है। जो इंडिया है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर 7 बार बना है, तो नहीं, वैसे तो 8 टाइम्स बना है क्योंकि, लेकिन ये 2017 का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही है कि 2017 के अकॉर्डिंगली 7 टाइम्स बना था। लेकिन अभी करंट जो है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 8 टाइम बना है, तो ये सही है उस टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, जापान बिकम अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 11 टाइम्स, तो ये भी सही है। इंडियन को इट अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर, तो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है, तो नहीं। और सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट नहीं करती। ये किसका काम है, जनरल असेंबली का काम है, ठीक है, याद रखना। बस यही थे इतने से क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगे होगा, ये आपके पास हिंदी में भी ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल, देख लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे PDF वगैरह मैं अवेलेबल करा देती हूँ, और कोई भी कर रही हो तो आप एक को DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।